से नहीं बचती। तो यदि एक तरफ से नफरत के अहकामात लिखे जाएंगे, बोले जाएंगे, समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, लोगों के दिलों में बैठाए जाएंगे, तो दूसरी तरफ जो एक बड़ी ओपन आर्किटेक्चर एक्सेप्टिंग सोसाइटी है, वो कुछ दिनों तक तो गफलत में रह सकती है, लेकिन जी। फिर तो वो प्रतिक्रिया करेगी, क्योंकि जब कई बार जो है मुस्लिम वर्ग ये कहता है कि हमारे साथ बड़े अत्याचार हो रहे थे, तो वे जो है वो केवल मुस्लिम की बात करते हैं। आज जब ये माइनॉरिटीज कहते हैं, तो इनको याद दिलाना बहुत आवश्यक है कि जब आपने पार्टीशन करवाया था तो आपने हिंदू वर्सेस माइनॉरिटीज नहीं कहा था, आपने मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम कहा था। वर्ग जो है, खासतौर से जो आपके मौलाना वर्ग है, वो सदैव से अपना प्रभाव जताने के लिए और लोगों को अपने काबू में रखने के लिए इस प्रकार के शगुफे छोड़ता रहता है और लगातार लोगों को ये बताता रहता है कि भाई तुमको अपनी ताकत दिखानी है। और 36 में पहली बार सिंगापुर में किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान दी गई थी, और उस वक्त पे पूरी दुनिया के तमाम आलिम उलमा ने उसके ऊपर फतवे जारी किए थे कि ये लाउड स्पीकर से आने वाली अजान की जो आवाज है, ये शैतान की आवाज है। और आप जानती हैं कि इस्लाम में शैतान की आवाज का क्या मतलब होता है। दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। हनुमान चालीसा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आजान में लाउड स्पीकर के विरोध के बाद से हनुमान चालीसा सार्वजनिक रूप से पढ़ने को लेकर विवाद चल रहा है। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद देकर सांसद नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। वहीं एनसीपी के एक नेता फहमीदा हसन ने पीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है। आखिर ये विवाद क्या है और इसका समाधान क्या है, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आप सबके जाने पहचाने और हम सबके पसंदीदा संजय दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते अंबर जी, नमस्ते आपके सभी दर्शकों को। जी, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए संजय जी। और मेरा आज आपसे इस विशेष जो ये विषय है, इसको लेकर सवाल ये है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को आप कितना जायज मानते हैं, चाहे वो आजान हो या फिर कोई भी दूसरा धार्मिक स्थल जहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो प्रेस्क्राइब डेसिबल्स हैं, उनका उल्लंघन करके जो इस्तेमाल किया जाता है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, यदि नियमों के अंतर्गत कोई भी कार्य होता है तो वो उचित है, नियमों के बियॉन्ड होता है, नियमों से परे जाकर होता है, तो फिर तो वो न केवल अनुचित है बल्कि अवैध है, इल्लीगल है। और इल्लीगल होने के साथ साथ फिर वो लोगों को जब न्यूसेंस करता है तो फिर लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो जो कुछ भी आप ये देख रहे हैं वो इसी का एक परिणाम है, जबकि एक सीधी सीधी बात है कि लगातार जिस प्रकार से प्रयास होता रहा है और एक विशेषकर से एक वर्ग जो है, खासतौर से जो आपके मौलाना वर्ग है, वो सदैव से अपना प्रभाव जताने के लिए और लोगों को अपने काबू में रखने के लिए इस प्रकार के शगुफे छोड़ता रहता है और लगातार लोगों को ये बताता रहता है कि भाई तुमको अपनी ताकत दिखानी है और तुमको जो है वो जो सारी चीज़ें जो अलग अलग किताबों में लिखी हुई हैं, यहाँ तक कि आपको तो शायद जानकारी हो या नहीं हो, क्योंकि ये सुन्नियों की किताब है, आप शिया है चूंकि हो सकता है ना जानकारी हो, क्योंकि जो बरेलवी मसलक है उसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं शेख अहमद रजा खान बरेलवी, तो उन्होंने जो फतावा रज़विया जो किताब लिखी है उसमें एक पूरा सेक्शन है जिसको कहते हैं नफरत के अहकामात।
तो वो ये साफ साफ कहते हैं कि अगर तुमने अल्लाह के बताए हिसाब से नफरतें नहीं की तो तुम काफिर हो जाओगे। तो जहां इस तरह की चीजें सिखाई जाती हो, गुट्टी में पिलाई जाती हो, तो वहां फिर किसी भी मौलाना के लिए लोगों को प्रोवोक करके और लोगों को चढ़ा देना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए वही अजान जिसको आप ये देखिए कि सबसे पहले अजान लाउड स्पीकर से जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इतिहास है, वो बताई जाती है कि 1936 में पहली बार सिंगापुर में किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान दी गई थी। और उस वक्त पे पूरी दुनिया के तमाम आलिम उलमा ने उसके ऊपर फतवे जारी किए थे कि ये लाउड स्पीकर से आने वाली अजान की जो आवाज है ये शैतान की आवाज है। और आप जानती हैं कि इस्लाम में शैतान की आवाज का क्या मतलब होता है। तो इसको वाइडली कंडेम किया गया, रिजेक्ट किया गया, सब कुछ किया गया। सडनली सन 70 में भारत में वो पूरी तरह से लेजिटिमाइज हो जाती है और शैतान की आवाज के न होके अब उसका जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि देखिए अजान की आवाज में बरकत होती है, अजान की आवाज जहां दूर दूर तक, जितनी दूर तक जाती है वहां पर वबा और बला टल जाती है। अब ये नई तरह की चीज आ गई। तो इनको तो जो बदमाशियां करनी है, और खास तौर से चूंकि लगता है क्योंकि भारत में हिंदू जो है बाई डॉक्ट्रिन ऑल एक्सेप्टिंग होते हैं, तो उसका उनको फायदा उठाना है और फायदा उठा के अपनी जो तजवीज़ें हैं और जो उनकी शरीयत में लिखा हुआ है और उनको जो है पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना है, और न केवल कन्वर्ट करना है, अपनी मसलक में ही कन्वर्ट करना है। वो सारे काम वो करते हैं और इसी की प्रतिक्रिया अब आप देख रहे हैं। वो प्रतिक्रिया क्यों हुई है? क्योंकि कोई भी चीज जब एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया होती ही होती है। ये सीधा सा ये एक तो ये बेसिक चीज है। फिर जब आप पर्टिकुलर पे आएंगे तो मैं पर्टिकुलर बताऊंगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक वैसे भी कहावतें कहते हैं कि एक शरीफ इंसान की भी हद होती है, उसके बाद शराफत उसके सहने की हद होती है, और एक उसके बाद एक सीमा के बाद वो भी रिएक्ट करता है और या रिटेलिएट करता है। अगर जैसे कि आपने जो नफरत के अहकामात की बात की, या जो हम रेडिकलाइजेशन भारत में अभी देखते हैं और पिछले 75 सालों से या उससे भी पहले से जो ये होता आया है और लगातार ये बढ़ता गया, जबकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, लोकतंत्र है, बहुत बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। उसके बावजूद हमारे देश में इस तरह से इस रेडिकलाइजेशन को इस तरह से बढ़ावा देना, जबकि धर्म हम सब मानते हैं कि एक पर्सनल चॉइस होता है, सब अपने-अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन हम अपनी वजह से किसी को तकलीफ दें या इस बात पे ये, और ये इस तरह से ये सारी चीज़ें ओपनली होती हैं, हम एक-दूसरे को इस तरह से के नफ़रत के नामों से बुलाते हैं और किसी भी ज़िद पे कोई भी ज़िद करके सड़कों पर उतर आते हैं और फिर मज़लूम बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको लेकर पहले आवाज़ क्यों नहीं उठी? अब आके इतना समय हो गया, उसके बाद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, और जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो बदले में कोई ना कोई रिएक्शन तो आता ही है एक सीमा के बाद। तो इतना समय क्यों लगा? क्यों समय रहते इन सारी चीज़ों को करेक्ट नहीं किया गया? क्यों उनको सिखाया नहीं गया कि आप को भी नियम का और कानून का पालन करना है? देखिए, इसके अगर इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा जो विभाजन का जो कार्यक्रम हुआ था वो कांग्रेस की सहमति से हुआ था। यानी कि मैं तो लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ और मैं इसमें कांग्रेस को बराबर का हिस्सेदार मानता हूँ, उस समय के कांग्रेस को। और कांग्रेस ने ये पूरी तरह से जो विभाजन का कार्यक्रम किया वो देशभक्ति के कारण, कुछ लोग तो थे जैसे सरदार पटेल इत्यादि जैसे थे, उनकी जो भावना थी वो पूरी तरह से देशभक्ति की थी। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, नेहरू जी की थे, वो उनकी जो इंस्टिंक्ट थी वो पूरी तरह से सत्ता को हासिल करने की थी, और वह बाद में सिद्ध हो गया इससे कि किस तरह से उन्होंने आगे जाके वंशवाद को पनपाया और अपने ही वंश को पूरी तरह से एक तरह से उत्तराधिकारी बना दिया। और कांग्रेस में एक ही वंश लगातार तब से राज करता आ रहा है। इक्के दुक्के जो बीच के अपवाद है उनको यदि छोड़ दे
तो उस समय भी यदि आप देखें तो विभाजन की पूरी रूपरेखा जो थी वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम के रूप में लिखी गई। अब आप ये देखिए कि जब कई बार जो है मुस्लिम वर्ग ये कहता है कि हमारे साथ बड़े अत्याचार हो रहे थे, तो वे जो है वो केवल मुस्लिम की बात करते हैं। आज जब ये माइनॉरिटीज कहते हैं तो इनको याद दिलाना बहुत आवश्यक है कि जब आपने पार्टीशन करवाया था तो आपने हिंदू वर्सेस माइनॉरिटीज नहीं कहा था, आपने मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम कहा था। तो ये पूरी की पूरी तरह एक सुप्रीमेसिस्ट एक कंस्ट्रक्ट था जिसको अंग्रेजों ने हवा दी, क्योंकि उनके लिए ये एक्सपीडिएंट था, उनको ये सूट करता था, उनके लिए सुविधाजनक था। और पंडित नेहरू ने और मौलाना आजाद ने, क्योंकि मौलाना आजाद जो थे वो मुस्लिम लीग के लिए अनटचेबल थे, तो वो तो वहां जा नहीं सकते थे किसी भी तरह से, और उन्होंने मिलके एक यहाँ पर अपनी एक खास तौर से मौलाना आजाद के बहुत इन्फ्लुएंस हुआ करते थे नेहरू जी, उनका खुद की बहुत ज्यादा थिंकिंग डीप थी नहीं, मैं तो उनको ब्लंडर बॉय कहता हूँ। तो उन्होंने एक सरदार पटेल के जो उनका जो प्रभाव था कांग्रेस में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका। इसके ऊपर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, इस तरह से प्रखर श्रीवास्तव जी कर चुके हैं, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया हुआ जयपुर डायलॉग्स पे, वो अवेलेबल है कि किस प्रकार से उस समय उनको चला के रोका गया, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और बिल्कुल इसके लिए विशेष प्रयास किए गए और उनको यहाँ रोका गया और उनको ये आश्वासन दिए गए कि तुम जिस तरह से जो कार्य करते थे वो करते रहोगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि इसका केंद्र बिंदु था, एपिसेंटर था पूरे पाकिस्तान मूवमेंट का, उसको भी पूरा प्रश्रय दिया गया और वो सारे के सारे लोग जो इसमें शामिल थे उनको बैकडोर से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। जो लोग पाकिस्तान के तराने गाया करते थे, कैफी आजमी जैसे लोग या मजाज लखनवी जैसे लोग, वो अचानक से नास्तिक हो जाते, एथीस्ट हो जाते, प्रोग्रेसिव हो जाते, प्रोग्रेसिव राइटर्स फ्रंट बना लेते, बॉलीवुड में आराम से सेटल हो जाते और उसके बाद फिर बैठ के दोबारा अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो पाकिस्तान था ही ना। पाकिस्तान, जैसे मैं कहता हूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी, पाकिस्तान इज एन आइडिया। फिर धीरे धीरे जो इस तरह के कार्यक्रम की जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो सहज अभिव्यक्ति है, वो उसी तरह के अलगाववादी जो कार्यक्रम जो वो पहले कर रहे थे, उसी प्रकार के अलगाववादी कार्यक्रम की पुनरावृत्ति में होती है। वो पुनरावृत्ति कहाँ से होती है? वो सन 70 के दशक के आरंभ होती है लगभग, जब ये आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रादुर्भाव होता है, और वही समय है जब ये लाउड स्पीकर की अजान आरंभ होती है, और वही समय है जब हमारी पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो एक जो इस्लामिक शासकों का जो अत्याचार था उसको छुपाने का कार्यक्रम नूरुल हसन साहब शामिल कर शुरू करते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो 70 के दशक से बिल्कुल एक तरह से असहनीय होना आरंभ कर देती हैं, और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप आप देखते हैं कि आपके जनसंघ, भारतीय जनसंघ और आपके भारतीय जनता पार्टी जिसको आप कहते हैं, उसका आरंभ हो जाता है। वो जो सीड है वो जर्मिनेट करना आरंभ हो जाता है, क्योंकि जहां तक हिंदुओं का प्रश्न था तो उनको इस तरह की कोई शिकवा शिकायत थी नहीं। वो कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी मानते थे और कांग्रेस अपने को हिंदुओं की पार्टी दिखाते हुए साथ में जो है ये जो रिग्रेसिव एलिमेंट जिसको मैं अशराफ मुल्ला मौलाना एलिमेंट कहता हूँ, उसी अशराफ मुल्ला मौलाना एलिमेंट को जिसने पूरा पाकिस्तान बनवाया, उसी को साथ में लेके और लगातार उस तरह का एक जिसको कहते हैं कि सोशल कॉम्पैक्ट बनाने का प्रयास करती रही, जो गांधी जी ने खिलाफत के समय ट्राई किया था, और उसको वो न केवल फेल हुआ, पार्टीशन उसका रिजल्ट हुआ, और अब यहाँ जाके इन्होंने फिर से आरंभ किया। तो सन 70 में जो उसका रिजल्ट हुआ, उसके रिजल्ट में आज कांग्रेस का आप ये हाल देख रहे हैं।
जी, बिल्कुल। और नतीजा यही है कि हम जो देश में आज हिंदू मुसलमान के बीच हम इतनी बड़ी खाई देखते हैं, या मुसलमानों का जो एक तरीके से उनका ज़हन बिगाड़ दिया गया, उनकी आदतें बिगाड़ दी गई हैं, या उनका एकदम डाउनफॉल हुआ है, वो पूरा हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एक सुनियोजित तरीके से किया। आज ऐसे मुद्दे लाउड स्पीकर, ट्रिपल तलाक, हिजाब, इस तरीके के विवाद हमारे देश में होते हैं, और इन सारे विवादों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं देश की जो छवि है उस पर बड़े सवाल उठते हैं। अगर हम ये बड़े जो लाउड स्पीकर हैं इनका इस्तेमाल करना और हंगामा मचाते हुए दूसरे की ज़िंदगी में दखल देने की बात करें, क्या आपको लगता है कि धर्म या मज़हब के नाम पर जो संविधान से आज़ादी मिली हुई है उसका ये नाजायज़ फ़ायदा नहीं है कि हम अपने जो धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं, उसका हम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं? जी, इसको इस तरह से देखें कि वैसे तो संविधान में सबको बराबर के अधिकार दिए हुए हैं, और कुछ जो कमज़ोर वर्गों को हैं उनको कुछ अलग से कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। तो यदि संविधान के दायरे में रहकर सभी लोग काम करें तो कहीं किसी प्रकार की किसी को समस्या नहीं है। अपने-अपने अधिकार दिए हुए हैं, जहाँ तक आपके मज़हब का अधिकार है या आपके धर्म का अधिकार है, वो भी आपको दिया हुआ है। उसके भी कुछ सीमाएँ हैं, वो वहाँ पर लिखी हुई हैं, उसमें किस सीमाओं में आपको करना है। या आप अपना जो राइट टू रिलिजन है, वो भी दूसरे के अधिकारों के अंतर्गत, दूसरे अधिकारों के जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, उसमें आर्टिकल 25 है, और तो आर्टिकल 25 में जो शुरुआत होती है उसकी, तो ये कहते हैं कि सब्जेक्ट टू public order, health and morality, and subject to other rights in this part 3 है फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 3 के जो दूसरे राइट्स हैं उनसे ये सेकेंडरी हैं, उन सब्जेक्ट टू है, लकी ये इसके अंदर कैविएट है। देन उसके बाद फिर कहते हैं कि all persons shall have right to practice, propagate and क्या है तीसरा, फ्रीली। तो ये पूरी तरह से एक सेकेंडरी राइट है जो विशेष कंडीशंस के अंतर्गत किया जा सकता है। और न केवल ये, जो 25(2) है वो ये भी कहता है कि the government shall have every right to frame laws in the secular, economic, financial, these kind of activities which form part of the religious activities. जो रिलीजियस एक्टिविटीज के जो ये पार्ट हैं, जिसको सेक्युलर कहते हैं, उस पे गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है। एंड फॉर रिफॉर्म ये भी लिखा हुआ है। तो इसलिए इवन फॉर रिफॉर्म गवर्नमेंट कैन ब्रिंग इन अ लॉ ऑन ट्रिपल तलाक। फॉर रिफॉर्म गवर्नमेंट कैन डू अवे विद व्हाट इज कॉल्ड द शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। और आपको जानकारी संभवतः आपको पता नहीं जानकारी है या नहीं है कि 1937 से पहले ये जो शरीयत एक्ट आया है, उसके पहले पूरे भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी वो अपने कस्टम के हिसाब से अलग अलग मैरिज के, डिवोर्स के, इनहेरिटेंस के, वो अलग अलग अपने उनके कस्टम्स थे, उसके हिसाब से चलती थी। और बहुत सारे स्थानों में, जैसे केरल में, तो वो मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस होती थी उनकी। लेकिन जबरदस्ती उनके ऊपर ये मुल्ला मौलाना ने षड्यंत्र करके अंग्रेजों की सहायता से कांग्रेस को मिला के साथ में सेंट्रल असेंबली में 1937 लाया जाए। वहां पे मेजॉरिटी किसकी थी? कांग्रेस की थी। हालांकि नॉमिनी बहुत सारे थे अंग्रेजों के थे, तो अंग्रेज और कांग्रेस दोनों ने मिलकर ये निकाला। और उसके बाद फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने के बाद उसको कंटिन्यू रखा। तो इनका तो ये एक बिल्कुल ये था कि ये जो है, इसको आप एक कमिटेड वोट बैंक की तरह रखो। कमिटेड वोट बैंक तभी रह सकता है क्योंकि वैसे भी सुन्नी मुसलमानों में जो हनफी मुसलमान हैं उनमें तकलीद का प्रिंसिपल है,
यानी उनको अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी नहीं है, उनको तो सिर्फ तकलीद करनी है जो आलिम उलमा कहें। तो बस आलिम उलमा कुछ जो है उनको आप काबू में रखो अपने, और उनके साथ ये पावर शेयरिंग का फॉर्मूला बना लो और बाकी सबको हाको, क्योंकि इनके लिए तो बहुत आसान है। तो इस फॉर्मूले से इन्होंने ये जो किया था, फिर इसका जो आप देख रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो फिर धीरे धीरे जब कॉम्प्रोमाइजेस बढ़ते गए तो फिर संविधान का उल्लंघन भी होना आरंभ हो गया, और लोग जो हैं जो 25 आर्टिकल 25 की जो सीमाएं बताई गई हैं, जो उसकी कंडीशंस बताई गई, उनको वायलेट करने लगे। जब उनको वायलेट करने लगे तो जो करेक्टिव मैकेनिज्म स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं। तो फलतः जो सामान्य जनता थी उसने फिर प्रतिक्रिया देनी आरंभ की। तो इसमें पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये एक साझा प्रोजेक्ट था आपके मुस्लिम आलिम उलमा और कांग्रेस पार्टी के जो एलिट थे, यानी एलिट का एक परिवार था उसका, जिसके दुष्परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज जो देश में हम स्थिति बनी हुई है उसका पूरा क्रेडिट मैं खुद पर्सनली मानती हूँ कि कांग्रेस ने मुसलमानों का भला तो बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन एक मेजर सेक्शन आज भी ये बिलीव करता है कि कांग्रेस उनका बड़ा सगा है और उनका भला चाहता है। और कहीं ना कहीं हमें देखा है कि एक सुनियोजित तरीके से मुसलमानों के दिमाग में ये डाला गया कि वो असुरक्षित हैं, बीजेपी आरएसएस का खौफ, उनकी आज स्थिति हम यहाँ तक ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनको इतना डराते हैं कि सिर्फ बीजेपी आरएसएस से डराएं, और बाकी एज राजनीति में अगर हम देखें इन पॉलिटिकल एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, तो उनकी खासी अहमियत भी नहीं रहेगी आज मुसलमानों को। सिर्फ बीजेपी आरएसएस के खौफ से अपने पास ले आते हैं कि अब वो आपको पता नहीं क्या धर्म देश से निकाल देंगे, आपका क्या कर देंगे, आप जुल्म कर देंगे। क्योंकि दूसरा टर्म चल रहा है बीजेपी का सत्ता में, तो किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को देश से नहीं निकाला गया, किसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन हम बात करते हैं, ये तो हो गई मौलाना और कांग्रेस के गठबंधन की बात। अब हम बात करते हैं एक दूसरा गठबंधन जो कांग्रेस के साथ हुआ, शिवसेना, जो एक बहुत बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती थी, और जो हिंदुत्ववादी चीजें थी, जैसे आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की, एक वो पार्टी जो हमेशा इस समाज और इस धर्म के मुद्दों को लेकर बड़े बढ़ चढ़कर आवाज उठाते थे। आज जब से कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हुआ है तो उनका ये हाल हो गया कि उनकी पूरी राजनीति ही बदल गई है। आप इसके पीछे क्या वजह देखते हो, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, शिवसेना को यदि आप याद करें तो शिवसेना का जो आविर्भाव हुआ वो आरंभ से ही इसी प्रकार की गुंडागर्दी से हुआ, और उसके बाद उसने इमरजेंसी में, यदि आप याद हो, तो उसने कांग्रेस का समर्थन किया, और उसके बाद भी दत्ता सामंत इत्यादि, जब ये आपके जो ट्रेड यूनियन जो थी वो बहुत प्रभावशाली हो रही थी, तो उस समय भी कांग्रेस ने इनका उपयोग किया था। फिर इनको लगा कि इनको थोड़ा सा हिंदुत्ववादी में कुछ ठीक लगा, तो ये हिंदुत्ववादी बन गए। यद्यपि ये कहना पड़ेगा कि बाला साहब ठाकरे तो फिर भी उनके सिद्धांत थे, तो उन सिद्धांतों पर कायम रहे। लेकिन मुंबई में, यदि आप कभी रहे हो मुंबई में, तो मुंबई में जो इस पार्टी की प्रतिष्ठा है वो एक बड़ा पॉपुलर टर्म है वहां पे, इसको हलकट बोलते हैं इनको, कि ये हफ्ता वसूली पार्टी है। ये उसी प्रकार का इनका एक वहां हुआ करता था, और इसी वजह से आप देखा होगा कि जो ये इनकी एक बार सत्ता आई मुंबई जो बम ब्लास्ट हुए उसके बाद से, तो ये एक टर्म के बाद फिर इसको कायम नहीं रख पाए। न केवल कायम नहीं रख पाए, 15 साल तक लगातार बाहर रहे, और 15 साल के बाद 2014 में ये यदि जीते हैं तो केवल इसी कारण जीते हैं कि मोदी वेव थी उस समय। और 2019 में भी
जो जीत हुई थी, तो वो जो पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया था, शिवसेना साथ में लड़ी थी और चुनाव देवेंद्र फडणवीस को सामने रख के लड़ा गया था और उसमें भी गठबंधन की जीत हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने अपना, चूंकि इनका अभी जो उद्देश्य है वो सत्ता जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इनके लिए, तो ये सत्ता के लिए इन्होंने ये खेल खेल दिया। लेकिन ये भूल गए कि ये शॉर्ट टर्म में जो इन्होंने बना रखा था अपना पूरा का पूरा जो हिंदुत्व का एक चोला ओढ़ रखा था, वो उन्होंने उसको देखा कि साहब कि ये तो आज हम इसको उतार देंगे, कल फिर पहन लेंगे। लेकिन ऐसा राजनीति में होता नहीं है, क्योंकि वो जब उन्होंने उतारा तो जब उतारा तो फिर पब्लिक ने वो चीरहरण कर लिया इनका, तो वो चीरहरण होके वो पूरा का पूरा वो जो दुपट्टा था अब वो इनके पास है नहीं और इनको किसी भी कीमत पे सत्ता कायम रखनी है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स एनसीपी और कांग्रेस करती है, क्योंकि उन्हीं के सहारे ये बैठे हुए हैं, तो जैसा वो कहते हैं वैसा ये कर रहे हैं। वैसे भी जो इनका जो पूरा सिद्धांत है पुराना जो हलकट वाला, वो तो आप देख ही रहे हैं कि दो मंत्री जो है वो तो जेल में बैठे हुए और उसके बाद भी स्वयं संजय रावत, उनकी पत्नी, स्वयं आपके चीफ मिनिस्टर की पत्नी, उन सबके नाम जो है वो इन्वेस्टिगेशंस में चल रहे हैं। तो जो इन्होंने अपनी जो पुरानी जो प्रतिष्ठा थी हलकट वाली, वो तो कायम रखी ही है, साथ में जो इन्होंने एक आवरण ओढ़ रखा था वो आवरण और उतर गया। हाँ, हिंदुत्ववाद का जो नेट आवरण था इफेक्ट वो है उतर गया। वो ये हुआ है। बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने एकदम जो पूरा इतिहास था उसको एकदम सही तरीके से बता दिया कि जो हिंदुत्ववादी होने का उन्होंने आवरण ओढ़ा हुआ था वो उतर गया है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि लोकल टर्म हलकट वाद की जो उनकी परंपरा आज भी है वो इमेज उन्होंने आज भी बनाई हुई है। इनफैक्ट जो सीएम है उनकी पत्नी के भाई के भी अभी कुछ दिन पहले वो ईडी के रडार पर थे, उनकी काफी प्रॉपर्टीज वगैरह सीज की गई थी। तो ये तो उनसे जुड़े हुए उनके मंत्री, उनके उनसे जुड़े हुए रिश्तेदार और उनके बहुत सारे लोग, ये सारी चीजें चल रही है। अगर हम इस तरह से जो ये बदले वाली चीजें देख रहे हैं, जैसे एक तरफ अजान को लेकर आवाज उठती है तो दूसरी तरफ ये हनुमान चालीसा को लेकर आवाज उठ जाती है। तो अब अभी हमने देखा जैसे कि अभी जो हमारे देश में त्योहारों का समय चल रहा था, राजस्थान से जो शुरू हुई घटनाएं वो देश के अलग अलग राज्यों में पहुंची, फिर अंत में अगर दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो हुआ वहां पर मस्जिद को डिमोलिश किया गया, जो भी इंक्रोचमेंट वाले उसमें थी उसको हटाया गया। उसके बाद राजस्थान में भी हमने देखा कि 300 साल पुराना मंदिर वहां पे डिमोलिश किया गया। तो कहा ये जा रहा है, लोगों का ये मानना है कि ये बदले की कार्रवाई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ये क्योंकि वहां पे कांग्रेस है और इधर कहीं ना कहीं ये लोग बदले की तरह देख रहे हैं कि बदले के रूप में कार्रवाई की गई है राजस्थान में? देखिए वो मैं एग्जैक्टली बदले की तरह तो नहीं मानता, हाँ, लेकिन कार्रवाई जिस तरह से की गई है वो निश्चित रूप से बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि राजस्थान में जो स्थिति है वहां पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो विद इन कांग्रेस खतरे में। सचिन पायलट का डर उनको हमेशा सताता रहता है, तो इस कारण से वो अपने एमएलए विद इन कांग्रेस उनको अपने साथ रखने होते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है कि प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त इसलिए हो गया है क्योंकि अशोक गहलोत जी ने चीफ मिनिस्टर की पावर डिस्ट्रिक्ट में अपने एमएलए को डेलीगेट कर दी, जो उनके खेमे के। तो जो उनके खेमे के जो एमएलए हैं वो यहाँ राजस्थान में पूरी तरह से एक डी फैक्टो अपने विधानसभा क्षेत्र के चीफ मिनिस्टर बने हुए। वहाँ के अधिकारियों की पोस्टिंग वही करेंगे, वहाँ के जो भी छोटे मोटे जितने भी विवाद हैं और उसमें उनको वही कलेक्टर को बोलेंगे, उसी तरह से कलेक्टर को करना है, नहीं तो कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। तो बिल्कुल एक अराजकता जैसी स्थिति है वहां पे। तो ये जो यहाँ पर हुआ है ये इनकी जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं, क्योंकि वो अशोक गहलोत खेमे के हैं। तो ये जो राजगढ़ है, जो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, ये रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो शेड्यूल ट्राइब जो यहाँ पर डोमिनेंट ट्राइब है वो मीराज है, तो इनकी आपस में चलती रहती है। और राजगढ़ जो कस्बा है वो पूरी तरह से आप ये समझिए कि नॉन मीणा है वहां पर।
और वे जो है वो बीजेपी को वोट देते हैं। वहां पे आपको 90% वोट उस कस्बे से बीजेपी को पड़ते हैं, और वहां पर एक मीणा नॉन मीणा पॉलिटिक्स भी चलती है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो एमएलए है उनका इसमें हाथ है, क्योंकि जो एसडीएम है वो उनके लाए हुए वहां पर, वो भी मीणा है, केशव देव मीणा। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आपके नगर पालिका का, वो भी मीणा, वो भी उन्हीं के द्वारा लाया हुआ है हमारे। तो वहां पर सत्ता जवाहरीलाल मीणा की है। और सभी जगह म्यूनिसिपैलिटीज में ये देखा जा रहा है कि जहां पर भी बोर्ड कांग्रेस का नहीं है, वहां पर बोर्ड की बिल्कुल नहीं चलती। जो वहां पर ऑफिसर अपॉइंटेड होता है वही ऊपर से जो डायरेक्शन मिलते हैं उसी के अनुसार काम करता है। बिल्कुल यही यहाँ पर स्थिति हुई है, क्योंकि जो बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव लिया हुआ है उसमें मंदिर का कहीं उल्लेख नहीं। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि साहब की गौरव पथ बनाना है, मास्टर प्लान के अनुसार इसको करना है। बाद में ये भी लिया हुआ है कि भाई मास्टर प्लान में जो है उसको अमेंडमेंट के लिए भेजा जाए। और मास्टर प्लान ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि बिल्कुल एक ऐसी सैक्रोसैंक्ट हो कि उसके हिसाब से आपको जो है मास्टर प्लान से पहले से बनी हुई जो बिल्डिंग है उनको तोड़ देंगे। मास्टर प्लान में गलती है, अगर पहले से जो बिल्डिंग लाइन बनी हुई है उसको मास्टर प्लान में छेड़छाड़ यदि हो गई है तो उसको नॉर्मल कोर्स ये होता है कि उसको आप अमेंड करा लेते हैं और वो अमेंड हो जाता है, नियमों में यही प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मास्टर प्लान को बाइबल की तरह ट्रीट करते हुए कि नहीं हमको इसी तरह से करना है, और जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई, पुरानी बिल्डिंग लाइन है, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट नहीं, जो परमानेंट जो बने हुए बिल्डिंग्स उनको भी तोड़ देंगे हम, मंदिर को भी तोड़ देंगे बीच में आएगा तो ये पूरी तरह से जाती हुई सोची समझी बदमाशी है। और अब जो है वो बैकफुट पे आ गए। देखिए इस तरह से जब आप अपने एमएलए को वहां पर चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो इसी तरह की समस्याएं आएंगी। और जो कलेक्टर साहब थे जिनको कॉन्फिडेंस में लेके किया गया था वो अभी कल जो है वो अरेस्ट हो गया, परसों। तो वो 3 दिन पहले 17 तारीख को का किस्सा है ये, और आज है 25, 22 उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद 22 तारीख को वो रिलीव हुए, 21 तारीख को वो रिलीव हुए, और 22 तारीख को वो अरेस्ट हो गए घूस लेते हुए, रिश्वत लेते हुए। तो मतलब ये उनको किनारे कर दिया गया है सब सारा, मतलब ये इमेज करेक्शन वो रिश्वत लेते हुए, अरे नहीं, जो रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया जिस एजेंसी ने, वो दूसरी है। जी 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 हाँ, वो न्यूज़ मैंने पढ़ी थी 2-3 दिन पहले, बिल्कुल सही। अब आप ये देख लीजिए कि आप यहाँ प्रशासन का क्या हाल है। राजस्थान में एक मुहावरा होता है, कहते हैं पोपाबाई का राज। जो टोटल अराजकता होती है तो वहां पे एक पुरानी एक दंत कथा है कि एक पोपाबाई का राज होता था जिसमें पूरी टोटल अराजकता हुआ करती थी। तो ये यहाँ पर आजकल पोपाबाई का राज है राजस्थान। बिल्कुल। और अगर हम अपने देश की बात करते हैं संजय जी, तो हजारों सालों का हमारा इतिहास है, संस्कृति, धर्म और स्पिरिचुअलिटी, इन सब के लिए भारत दुनिया भर में जाना जाता है। और हम देखते भी हैं कि बड़े-बड़े महात्मा हमारी धरती से गुजरे हैं। और आज और हम हमारा जो संस्कृति है, धर्म है, वो ये सिखाता है कि हम स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन आज जो रीति-रिवाज हैं या जो सिर्फ़ ऐसी दिखावे वाली चीज़ें हैं, उनको लेकर लोग इतना एक्सट्रीम में जा रहे हैं कि लोग सड़कों पे उतर आ रहे हैं, आपस में नफ़रत एक-दूसरे से कर रहे हैं, हमलेबाज़ी हो रही है, देश के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और जो एंटी इंडिया फोर्सेस है कहीं न कहीं वो बड़ा एक्टिवली इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो यदि एक तरफ से नफरत के अहकामात लिखे जाएंगे, बोले जाएंगे, समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, लोगों के दिलों में बैठाए जाएंगे, तो दूसरी तरफ जो एक बड़ी ओपन आर्किटेक्चर एक्सेप्टिंग सोसाइटी है वो कुछ दिनों तक तो गफलत में रह सकती है, लेकिन फिर तो वो प्रतिक्रिया करेगी, क्योंकि हिंदुओं में भी, सनातन धर्म में धर्म युद्ध तो परंपरा है। बिल्कुल। हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में कहा ना, हनुमान चालीसा में नहीं, सुंदरकांड में, सुंदरकांड में प्रसंग आता है कि रावण के सामने जब पेश किया कि तुमने मेरे इतने सैनिकों की हत्या कर दी, तो कहा जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, उन्होंने मुझको मारा मैंने उनको मार दिया।
ये गांधी जी वाला जो है ना, ये दूसरा गाल आगे करने वाला, ये सनातन धर्म की संस्कृति कभी नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। यहाँ सारे देवी देवता अस्त्र शस्त्र के साथ रहते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए हिंसा को कभी अपराध नहीं माना गया है। गीता में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि यदि निर्लिप्त भाव से किसी का धर्म को स्थापित करने के लिए वध आप करते हैं तो वो हिंसा नहीं है। तो ये जो है, ये जरूर है कि अपनी तरफ से चला के आप किसी को प्रताड़ित करते हैं, तो वो जो है आपने, अगर आपने उसकी उस भावना से किया, किसी को प्रताड़ित करने की भावना से किया, तो वो हिंसा है। लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए, स्व की रक्षा करने के लिए यदि आप किसी का वध करते हैं, किसी को आप प्रतिक्रिया देते हैं, किसी का प्रतिकार करते हैं, तो वो हिंसा की परिभाषा में नहीं आता। तो इसलिए यदि ये आलिम मुल्ला मौलाना ये सोचते हैं कि इस तरह से करके, अब इंटरनेट का जमाना है, असल में हो क्या रहा है, सही बात बताता हूँ आपको, कि ये पूरा का पूरा जो मामला जो है वो इंटरनेट की वजह से, वो सारी चीजें जो पहले छुपी रहती थी वो सबके संज्ञान में आ गई कि ये कौन से खुतबे देते हैं, ये मदरसों में क्या बातें करते हैं, ये आपस में क्या बोलते हैं, एक किस तरह की वो तकरीरें करते हैं, वो सब चीजें अब ओपन में आ गई। तो जब ये ओपन में आ गई तो फिर अब ये छुपी नहीं रह पाएंगी, बिल्कुल आपने सही कहा, निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल हर आम इंसान एक एक आयत के बारे में, एक एक चीज के बारे में सवाल करता है, और बहुत जरूरी है कि उन सवालों के जवाब दिए जाएं। और जो हमारे देश की एकता अखंडता को हम बनाए रखने के लिए बात करते हैं, लेकिन उसकी विरोधी चीजें हो रही हैं। हमने देखा कि वो आप जिन बरेलवी के मौलाना की बात कर रहे थे, रजा तौकीर रजा खान, उन्होंने भी पिछले कुछ दिन पहले भी बयान दिया कि हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। तो ऐसे लोगों की तरफ से हमने कभी कोई पॉजिटिव तौकीर रजा को तो मैंने बोला ना कि भाई तुम्हारे दादाजी के दादाजी ने नफरत के अहकामात लिखी थी, उनके दादाजी के दादाजी थे अहमद रजा खान बरेलवी साहब, जो काम उनके दादाजी ने जो बोला था तो उसी को अमल में लाएंगे ना, उसके अलावा क्या करेंगे? वो उनका अमल है, उसी को वो लागू कर रहे हैं। लेकिन ये समय वो है कि हमारे देशवासियों को, चाहे मैं खासतौर से मुस्लिम समाज की बात कर रही हूँ, हमें ऐसे लोगों के जाल में फंसने से बचना है, क्योंकि हमें अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसे नफरत के सौदागरों से जब तक हम दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश का और हम सब का बिल्कुल भला नहीं होने वाला है। और ये वो समय है कि हम नफरत को छोड़ और ऐसे लोगों के जाल में ना फंसकर आगे बढ़े और देश की अखंडता को बनाए रखें। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस एक चीज ऐड कर दूं आपको। जी प्लीज प्लीज। आप हैं या और भी बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जहां तकलीद लागू होती है वहां आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, मुल्ला मौलाना की सुनेंगे। मैंने एक बार आरिफ मोहम्मद खान साहब जब बोल रहे थे तो मैंने उनसे यही पूछा था, मैंने कहा आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और सब लोग पसंद भी करते हैं, जो भी अच्छे लोग हैं वो सब पसंद करते हैं, और हिंदू तो खासतौर से आपको बहुत अच्छी तरह, बहुत ज्यादा। आरिफ मोहम्मद खान साहब मुझे भी बहुत पसंद है, भी मुसलमान नहीं, सारे हिंदू है। मैं इंटरव्यू कर रहा था वो है उसके ऊपर, मैं कहा लेकिन भाई ये तकलीद के बारे में क्या करेंगे, तो उन्होंने तुरंत माना, सारी समस्या की जड़ ही वही है। बिल्कुल। और देखिए संजय जी, इसलिए आपकी बात को कोई नहीं सुनता होगा, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी खासी जो है ये आपके जो मजहब वाले हैं उनसे खूब सुनने को मिलता होगा और तरह तरह की बातें आती हैं। मैं पिछले 8 साल से ये गालियां सुन रही हूँ और आदत पड़ गई, लेकिन हम गालियों के डर से या इस तरह के कटाक्ष या कुछ भी इसके डर से हम सही बात करने से नहीं रोक सकते। और जब तक हम बात नहीं करेंगे तो बदलाव का मोहल्ला मौलाना का इलाज क्या है, जब तक ये नहीं ढूंढेंगी तब तक कुछ हमारे आपकी बात करने से कुछ नहीं होगा। इलाज तो देखिए, इलाज तो हम कर रहे हैं। मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पिटीशन डाली हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो धीरे धीरे कदम, पहले ट्रिपल तलाक के लिए लड़ाई लड़ी और एक वो वहां से थोड़ी सी दुकान नहीं बंद हुई, अब आगे भी लड़ाई है हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। तो बिल्कुल इस देश में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर बदलाव नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है हम सब समाज में और इस देश के भलाई के लिए हम सब काम करते रहे और आवाज उठाते रहे, अदरवाइज तो बदलाव नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मात्र एक ऐसा इलाज है जिससे ये सारी चीजें दूर हो सकती है, और उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा।
चलिए बेस्ट। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद आपको। समय देने के लिए। जी जी बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपको, सभी दर्शकों को।